मैं ताप सिंह प्रतिक्रिया में यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और जो आज की अपनी क्लास होगी वह बायोलॉजी की मैं क्लास आज से स्टार्ट करने वाला हूं। और इसके पहले मैंने पिछली क्लास पर आप लोगों के बायोलॉजी का एक सिलेबस, उसके अप्रोच के बारे में कि आप लोग को बायोलॉजी को किस प्रकार से कवर करना है, किन चीज़ों पर ध्यान देना है और किस सिस्टमेटिक तरीके से अपन को बायोलॉजी को नेक्स्ट पढ़ाते रहना है और एग्जाम वे में अपन को किस प्रकार से क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। ठीक है, तो आज मैं वही बायोलॉजी का सिलेबस को स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है ना। तो आज आप लोग बायोलॉजी का जो पहला टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बायोलॉजी का थोड़ा सा परिचय, और बायोलॉजी के परिचय के पश्चात आप लोग पढ़ेंगे बायोलॉजी संबंधित कुछ ब्रांचेस। ठीक है ना। तो देखिएगा, मैं आज बात करूंगा कि बायोलॉजी के परिचय के बारे में जो अपना पहला टॉपिक होगा तो उसमें क्या पढ़ना है अपन को। तो ध्यान दीजिएगा, आपको पता है इधर सबसे पहले मैंने पिछले क्लास में बहुत सारी चीजें इनके बारे में मैंने डिस्कस की थी कि बायोलॉजी क्या है। तो आप लोगों को पता है बायोलॉजी प्लस लॉग्स मतलब कि समस्त जीवों का अध्ययन आपका क्या कहलाता है, बायोलॉजी कहलाता है। ये मैंने आप लोगों को बताया था। ठीक है ना। फिर ये बताया था कि बायोलॉजी की यदि मैं बात करता हूं तो प्रमुख रूप से बायोलॉजी को आपको लोग दो प्रमुख के भागों पर इसका बंटवारा करते हैं, जैसे कि आपको जूलॉजी और दूसरा टॉपिक मैंने बताया था आपको बॉटनी। ठीक है ना। अब मैं बात करूंगा यहीं से जो क्वेश्चन बनता है, तो क्वेश्चन क्या बनता है आपको कि फादर्स ऑफ बायोलॉजी किसे कहते हैं। फादर्स ऑफ बायोलॉजी जो कहलाते हैं अरस्तु कहलाते हैं। कौन कहलाते हैं? अरस्तु। इसी प्रकार से क्वेश्चन यहां से बनता है कि जूलॉजी ऑफ बायोलॉजी, जूलॉजी सॉरी फादर्स ऑफ जूलॉजी कौन कहलाते हैं, तो वो भी कौन होंगे? अरस्तु होंगे। कौन होंगे? अरस्तु। और यहीं से जब पूछेगा कि बॉटनी के फादर्स कौन हैं, पादप विज्ञान के जनक कौन है, तो पादप विज्ञान के जनक आपको पता होना चाहिए कि थियोफ्रस्टस है। ठीक है ना। ये छोटी सी बात है। फिर मैं आप लोगों को बताया था कि देखिए यहाँ जूलॉजी जो सब्जेक्ट है, जूलॉजी के अंतर्गत आप लोगों को किसके बारे में अध्ययन करना है कि जंतुओं के बारे में अध्ययन करना है। ये मैंने आप लोगों को बारे में बताया था। और इस प्रकार से मैंने बॉटनी के बारे में बताया था, मतलब कि पादप विज्ञान होता है और पादप विज्ञान का तात्पर्य ये होगा कि इसके अंतर्गत आप लोग समस्त पादपों का अध्ययन करेंगे। ठीक है ना। ये थी। अब देखिएगा, जो इसके अंतर्गत मैंने पिछली क्लास में आप लोग को इसका डिटेल बता दिया था, लेकिन अब यहां थोड़ा सा इस टॉपिक में आपको ध्यान देना है कि यहां से जो क्वेश्चन बनता है, तो क्वेश्चन बनता है कि जीव विज्ञान की शाखाएं, जीव विज्ञान की आपकी शाखाएं आपको पढ़ना है एवं जनक के बारे में आपको इस टॉपिक से पढ़ना है। देखिए, मैं आप लोग को बता दूं कि इसके अंतर्गत किस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर पूछ लिया, जनरली यही होगा कि जूलॉजी मतलब जीव विज्ञान की एक शाखा है, आपको पता है प्रमुख शाखा है ना। इसके जनक कौन है? इसके जनक अरस्तु हैं। इसी प्रकार से पूछ सकते हैं बॉटनी, है ना। इसी प्रकार से आपका पूछेगा कोशिका का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है। कोशिका का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है, तो कोशिका के अंदर कोशिका विज्ञान इंग्लिश में क्या बोलते हैं आप लोग? साइटोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी बोलते हैं, है ना। अब यहीं से क्वेश्चन पूछ लेगा कि साइटोलॉजी के जनक कौन है ना। साइटोलॉजी के जनक कौन है, तो यहां से आपको ये इस तरह से पढ़ना है कि साइटोलॉजी के जनक आपके कौन हो जाएंगे? रॉबर्ट हुक। ठीक है ना। अब इसी प्रकार से यदि मैं नेक्स्ट बात करूंगा, जैसे बोलेंगे कि जीवों का वर्गीकरण का अध्ययन आप लोग किसके अंतर्गत करते हैं, तो मैं देखिए वर्गीकरण आपको विस्तृत बताऊंगा, लेकिन अभी आपको जिस प्रकार से क्वेश्चन यहां से बनता है इस चीज को आपको ध्यान देना है कि जीवों का वर्गीकरण का तात्पर्य क्या होगा। मतलब कि अपने पृथ्वी पर समस्त जीव हैं, जितने भी जीव हैं, लेकिन उन जीवों में थोड़ा सा भिन्नता पाई जाती है ना। तो ये भिन्नता का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है, किस टाइप से किया, इसका जो अध्ययन करते हैं वो आप लोग करते हैं टेक्सोनॉमी, है ना। टेक्सोनॉमी, ठीक है। स्पेलिंग थोड़ा देख लीजिएगा। हिंदी बोलते हैं आप लोग वर्ग की। क्या बोलते हैं? वर्ग की। अब यही से क्वेश्चन पूछेगा कि सर वर्गीकी के जनक कौन कहलाते हैं, तो वर्गीकी के जनक कहलाते हैं लिनियस, कैरोलस लिनियस।
ठीक। इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है कि सर जैसे कि आपको लोग अनुवांशिकता का अध्ययन, अनुवांशिकता तो आपको पता होगा कि जब माता पिता के जो कैरेक्टर हैं, जो लक्षण है पुत्र तक जो पहुंचते हैं, ये कहलाती है अनुवांशिकता। और अनुवांशिकता के अंतर्गत आप लोग जीव विज्ञान की किस शाखा का उपयोग करते हैं, तो इसके अंतर्गत आप लोग जीव विज्ञान के अंदर किसका उपयोग करते हैं, जेनेटिक्स का। इसका जेनेटिक्स का मतलब कि अनुवांशिकी का अध्ययन करते हैं। किसका, अनुवांशिकी का अध्ययन करते हैं। और यही से क्वेश्चन पूछ सकता है कि अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है, तो अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है, अनुवांशिकी जनक कहलाता है मेंडल को। किसे कहते हैं, मेंडल को। ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपके इस टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं कि जीव विज्ञान के अंतर्गत प्रमुख शाखाएं कौन हैं, उनके जनक कौन हैं, और ये विभिन्न रूप से कुछ ऐसे जनक और शाखाओं के नाम को याद करना पड़ेगा। देखिए इसमें कुछ भी समझाने वाली चीजें नहीं होती हैं, तो आपको इसमें मेरे हिसाब से यदि आप इसे सेल्फ यदि पढ़ें तो बेहतर होगा, है ना। इसे क्योंकि इसमें आपको याद करने की जरूरत ज्यादा है, उसको रटने की जरूरत ज्यादा है। बाकी आपके एग्जाम में इसमें कुछ भी ऐसा कुछ समझाने की योग चीजें नहीं होती हैं। तो इसके लिए मैंने आपको डिस्क्रिप्टिव वर्क पर एक लिंक दिया हुआ है जिसमें आपकी प्रमुख शाखा एवं जनक होती हैं, और उसका आपका पूरा पीडीएफ आपको मिल जाएगा। दूसरी बात, देखिए बहुत सारे कंटेंट, बहुत सारे ऐसे मटेरियल होते हैं जो एक फैक्चुअल चीजें होती हैं, उसमें कुछ भी रटने की जरूरत नहीं होती है, कुछ भी समझने की जरूरत नहीं होती, केवल उसमें रटने वाली चीजें होती हैं। तो वो मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर समय समय पर प्रोवाइड करता रहूंगा। इसलिए आपको डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में टेलीग्राम की लिंक डली हुई है, तो उसे आप पर जाके ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है ना। चलिए अब मैं थोड़ा सा आगे आज बात करूंगा जो प्रमुख, जो मैं जहां से जीव विज्ञान का स्टार्टिंग करने वाला हूं, तो इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है ना। अब देखिए मैंने आप लोग को बताया था कि मैं जब सिलेबस को कवर करूंगा तो एक बेस पकड़कर एक सिस्टमेटिक तरीके से कवर करूंगा। तो अब अपन को ये तो पता है कि आप लोग जीव विज्ञान के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं, जीव विज्ञान के बारे में पढ़ते हैं। और जीव विज्ञान के बारे में जब पढ़ेंगे तो अपन को जीव के बारे में बताना चाहिए कि जीव है क्या, जीव क्या है ना। तो अब जीव क्या है, तो इसके लिए पहले तो अपन को बेस में जाना है कि जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, पृथ्वी में जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई। जब जीवन की उत्पत्ति होगी तो जीव आएगा, जब जीव आएगा तो आप लोग उसका अध्ययन करेंगे, है ना। तो आज अपन चलते हैं, बायोलॉजी का जो टॉपिक होगा तो वो होगा पृथ्वी में जीवन की उत्पत्ति। क्या होगी, पृथ्वी में जीवन की उत्पत्ति। ये आज टॉपिक आप लोग कवर करने वाले हैं। अब यहां से आपको यह ध्यान रखना है कि जब पृथ्वी में जीवन की उत्पत्ति है तो स्वाभाविक रूप से जब पृथ्वी आई होगी तभी तो जीवन आया होगा, है ना। तो थोड़ा सा मैं आप लोगों को डीपली जाकर थोड़ा सा एक बेस बनाकर मैं आप लोगों को इस चीजों को समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए होता क्या है कि पहले इस ना ही पृथ्वी थी, ना ही सौरमंडल था, ना ही ये पूरा ब्रह्मांड था। ठीक है ना, ऐसा यहाँ कुछ भी नहीं था। ठीक है ना, इस चीज को आपको ध्यान देना है। फिर होता क्या है, कुछ समय बाद इस पृथ्वी में जब कुछ नहीं था तो उस टाइम पे एक सिंगुलरिटी ऑफ पॉइंट था। क्या था, सिंगुलरिटी ऑफ पॉइंट था, मतलब कि एककीय बिंदु था। क्या था, एककीय बिंदु था, और बाकी इस ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं था। ठीक है ना। अब मैं बात करूंगा कि जब एककीय बिंदु था तो इस एककीय बिंदु में 4 प्रकार के बल कार्य करते थे। पहला करता था गुरुत्वाकर्षण बल, दूसरा होता था इलेक्ट्रिक, मतलब आपका विद्युत चुंबकीय बल, विद्युत चुंबकीय बल याद रखना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स आपका फोर्स लगता था, और इसी में लगता था आपका ज्वारीय बल। क्या लगता था, ज्वारीय बल लगता था, और साथ में ज्वारीय बल के साथ आपका इसमें नाभिकीय संलयन लगता था। क्या लगता था, नाभिकीय संलयन। ठीक है ना। ये प्रमुख 4 बल इस पर लगते थे, किसमें, सिंगुलरिटी ऑफ पॉइंट में, मतलब कि एककीय बिंदु में। अब देखिए यहां से आगे बात करता हूं मैं कि जब ये चारों बल एक साथ हो गए तो ये जो आपका बिंदु था इसमें एक अचानक से विस्फोट होता है। इसमें क्या होता है, अचानक से एक विस्फोट होता है, और इसी विस्फोट को आप लोग किस नाम से जानते हैं, महाविस्फोटक। किसके नाम जानते हैं, महाविस्फोट के नाम से जानते हैं।
और इस विस्फोट के बारे में एक सिद्धांत के रूप में पढ़ते हैं। इस कारण से इसे आप लोग क्या बोलते हैं, महाविस्फोटक सिद्धांत। क्या बोलते हैं, महाविस्फोटक सिद्धांत या बिग बैंग थ्योरी। ठीक है ना। याद रखिएगा बिग बैंग थ्योरी किससे संबंधित है तो आपको पता है। अब देखिए ये जब अब यहां समझा दो बिग बैंग थ्योरी में, बिग बैंग थ्योरी यही बताता है कि शुरुआत में एक बिंदु था, इसमें 4 प्रकार के बल कार्य करते थे। इसके विस्फोट होने के कारण ये जो बिंदु है, इस बिंदु के छोटे छोटे पार्टिकल्स क्या होने लगे, निकलने लगे। छोटे छोटे पार्टिकल्स क्या होने लगे, निकलने लगे, और ये दूर होते गए, और दूर होने के साथ साथ ये ठंडे होते गए। ठीक है ना। अब जब ये ठंडे हुए तो ये एकत्रित हुए, और एकत्रित होने के पश्चात इन किसके द्वारा ही निर्माण होता है, आपके ग्रहों का और आपके उपग्रहों का एवं उल्का पिंड इत्यादि का। ठीक है ना। ये जो ब्रह्मांड में जितने भी आज की डेट में जितने भी पिंड है, इन पिंडों का निर्माण यदि माना जाता है तो किन चीजों से माना जाता है, इसी सिमिलरिटी ऑफ पॉइंट से माना जाता है। और ये सिमिलरिटी ऑफ जो पॉइंट है, विस्फोट होने के बाद लगातार ये फैल रहा है, अर्थात मैं जब आपको ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा इसके बारे में सारी चीजें डिस्कस करवाऊंगा, ये लगातार अपना ब्रह्मांड भी आज फैल रहा है। इतना क्लियर हुआ। अब देखिए होता क्या है कि ये जो आपका यहां से याद रखना कि जो महाविस्फोटक सिद्धांत हुआ था, ये कब हुआ था, तो आज से 15 अरब वर्ष पूर्व। इस चीज को आपको याद रखना है, आज से 15 अरब वर्ष पूर्व महाविस्फोटक सिद्धांत हुआ था। ठीक है ना। अब जब महाविस्फोटक सिद्धांत हुआ तो इसके द्वारा क्या होता है, महाविस्फोटक सिद्धांत के बाद क्या होता है कि इससे पार्टिकल निकले। जब इससे पार्टिकल निकले तो अपने सौर मंडल का भी निर्माण होता है। अब देखिए जब सौर मंडल का निर्माण होता है तो आपको यहां से समझना पड़ेगा सौर मंडल का निर्माण सूर्य के द्वारा, तभी सौर मंडल है ना। तब यही से घटना जुड़ी हुई कि सूर्य का निर्माण किस प्रकार से हुआ। तो देखिए जो आपकी परिकल्पनाएं हैं ज्योग्राफी में आपको विस्तार से पढ़ना है। आप सिर्फ एक समझिए कि सूर्य का निर्माण हुआ है ना, सूर्य का निर्माण हुआ तो यहां से आपको पता है हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन से मिलकर हीलियम का निर्माण होता है। इस प्रकार से सूर्य की प्रक्रियाएं प्रारंभ हुई। तो याद रखना है आज से 4.6 आज से 4.6 अरब वर्ष पूर्व, आज से 4.6 अरब वर्ष पूर्व सौर मंडल का निर्माण हुआ। और आपको पता है कि जो हमारी पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी सौर मंडल का ही भाग है, अर्थात पृथ्वी का भी निर्माण कब होता है, 4.6 अरब वर्ष पूर्व पृथ्वी का भी निर्माण हुआ। ठीक। अब जैसे जैसे क्या हुआ कि ये सब पिंड एकत्रित होते गए और बढ़ते गए, जिससे क्या हो गया, पृथ्वी का निर्माण हो गया। लेकिन पृथ्वी का निर्माण तो हुआ, लेकिन जो आज की आधुनिक जो अपनी पृथ्वी का जो संरचना है इस प्रकार से नहीं था। ठीक है ना। तो यही से आपको याद रखना है कि आज से 0.6 वर्ष पूर्व, आज से 0.6 वर्ष पूर्व जो पृथ्वी का भूपटल है, याद रखना पृथ्वी का भूपटल का निर्माण हुआ, भूपटल का निर्माण हुआ। ठीक है ना। पृथ्वी का क्या हुआ, भूपटल का निर्माण हुआ कब, आज से 0.6 वर्ष पूर्व। ठीक। अब याद रखिएगा कि जब पृथ्वी के भूपटल का जो निर्माण काल था, इसे आप लोग किस नाम से जानते हैं, इसे आप लोग आजीवी महाकल्प के नाम से जानते हैं। किस नाम जानते हैं, आजीवी महाकल्प के नाम से जानते हैं। ठीक। ये हो गई बात। अब यहीं से याद रखिएगा कि जब भू निर्माण हो गया, भूपटल का निर्माण हो गया, तो याद रखना है कि पृथ्वी के यहां से मतलब जो आपका जब से भूपटल का निर्माण होता है, जब से लेके पृथ्वी के आज तक के इतिहास को, तो याद रखना यहां से नोट डाल के आप लोग लिख सकते हैं कि पृथ्वी के भूपटल के निर्माण से लेकर आज तक का इतिहास, आज तक का इतिहास क्या कहलाता है, इसे आपको लोग बोलते हैं जीवी महाकल्प। क्या बोलते हैं, जीवी महाकल्प। क्लियर ना, क्या बोलते हैं, जीवी महाकल्प बोलते हैं। इतना समझ में आया ना। तो जब से भूपटल का निर्माण हुआ है
और जब से लेकर आज तक का जितना भी पूरा पृथ्वी का इतिहास होता है उसे आप लोग जीवी महाकल्प बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीवी महाकल्प। ठीक, ये हो गई बात कि पृथ्वी का निर्माण किस प्रकार से हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ। अब देखिए इसी जीवी महाकल्प का एक दौरान है जब से पृथ्वी बन गई और आज तक का पृथ्वी से बनने का मतलब 0.6 वर्ष पूर्व से लेके आज तक के बीच का समय रहा। उस समय को आप लोग कई भागों में बांटते हैं, जैसे मैं नेक्स्ट टाइम पे बताऊंगा। उसी समय मतलब कि जो जीवी महाकल्प को आप लोग कई भागों में बांटते हैं, उसी जीवी महाकल्प में एक जो महाकल्प आता है उसे बोलते हैं आर्कियन। क्या बोलते हैं? आर्कियन काल। क्या बोलते हैं? आर्कियन काल। ठीक है ना? तो याद रखना कि जीवी महाकल्प का एक भाग है आर्कियन काल। तो आर्कियन काल का जो समय होगा, तो देखिए आर्कियन काल में आज से 3.8 अरब वर्ष पूर्व, ठीक है ना? आर्कियन काल में 8 अरब वर्ष पूर्व, याद रखिएगा आर्कियन काल में ही मतलब लगभग आज से 3.8 अरब वर्ष पूर्व आदि महासागर में, कहा? आदि महासागर में जीवों का क्या हुआ? विकास हुआ। जीव का क्या हुआ? विकास हुआ। इतना क्लियर हुआ ना? ठीक, इतना क्लियर हुआ। चलिए, तो आज जीवों का विकास कब हुआ? आर्कियन काल में हुआ। कहां हुआ था? आदि महासागर में। अब देखिए आदि महासागर क्या होता है सर, इसके थोड़ा सा मुझे डिस्कस कर दीजिएगा। तो मैं आपको बता दूं थोड़ा सा, यदि आप लोग इसे नोट कर रहे हैं तो नोट कर लीजिए, यदि ऐसा कुछ है स्क्रीनशॉट ले तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब मैं नेक्स्ट आप लोगों को बताऊंगा थोड़ा सा कि आदि महासागर क्या है। इसके बाद ये जो जीवन का निर्माण हुआ था, ये जीवन का जो विकास हुआ है, जीव का जो विकास हुआ तो किस प्रकार से हुआ, मैं नेक्स्ट बात करता हूँ। तो थोड़ा समझ लीजिए आप लोग कि आदि महासागर क्या है ना? तो समझिए, देखिए होता क्या है कि जब पृथ्वी का निर्माण हुआ था स्टार्टिंग में, है ना? तो यदि जो पृथ्वी का जब स्टार्टिंग में निर्माण हुआ था तो पृथ्वी इस प्रकार से गोल थी। क्या थी? गोल। आज भी उसी प्रकार से है। लेकिन यदि आप देखेंगे कि आज जो है अपनी पृथ्वी का जो प्रदर्शन 7 भूखंडों पर बटा हुआ, जिसे आप लोग क्या बोलते हैं? महाद्वीप बोलते हैं। लेकिन पृथ्वी पहले स्टार्ट पर इस प्रकार से नहीं थी। पृथ्वी केवल इस प्रकार से थी, मतलब कि पृथ्वी में एक भाग स्थल था, दूसरा भाग क्या था? जल था। क्या था? दूसरा भाग क्या था? जल था। मतलब कि पृथ्वी का जो बीचों बीच वाला भाग था उसे आप लोग क्या बोलते थे? स्थल खंड वाला भाग बोलते थे। और जो पृथ्वी के चारों ओर से जो जल भरा हुआ था इसे आप लोग क्या बोलते थे? जल मंडल वाला भाग बोलते थे, है ना? ये चीजें थी। तो इसको जो मुख्य रूप से आप लोग नाम से जानते थे इसे बोलते थे पैंजिया। क्या बोलते थे? पैंजिया। और इसे आप लोग बोलते थे पैंथालासा। ठीक, तो जब पृथ्वी की संरचना कुछ इस प्रकार से थी, केवल एक ही भूखंड था जिसे आप लोग पैंजिया के नाम से जानते थे, दूसरा जो जल वाला भाग था उसे पैंथालासा के नाम से जानते थे। तो ये जो पैंथालासा वाला भाग था इसी को ही आप लोग क्या बोलते हैं? आदि। आदि मतलब पुराना भी मान सकते हैं, आदि महासागर। अब बात में आई। लेकिन हुआ क्या, कुछ समय पश्चात क्या होता है कि जो पैंजिया वाला भाग है इसमें जो आंतरिक बलों के कारण यह 2 भाग में टूट जाता है। क्या हो जाता है? 2 भाग में टूट जाता है। एक भाग जाता है उत्तर की ओर और दूसरा भाग जाता है दक्षिण की ओर। तो जो भाग उत्तर की ओर जाता है उसे आप लोग अंगारा लैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंगारा लैंड। ठीक, और जो नीचे की ओर जाता है उसे क्या बोलते हैं? गोंडवाना लैंड। देखिए इसके बारे में मैं डिटेल से आप लोग को पढ़ाऊंगा। ये थ्योरी जो है तो वेगनर की थ्योरी, इसके बारे में डिटेल से आप लोग को डिस्कस करूंगा। लेकिन ज्योग्राफी का पार्ट है, केवल आदि महासागर का नाम आया इसलिए मैंने आप लोग को बता दिया। जब ये दोनों भाग अलग हो गए तो बीच में भी एक सागर का निर्माण हुआ जिसे बोलते हैं टेथिस सागर। क्या बोलते हैं? टेथिस सागर बोलते हैं। और याद रखिएगा आप लोगों को कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि हिमालय का निर्माण किस भाग पर है, तो हिमालय का निर्माण इसी टेथिस सागर में है। क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसके बारे में डिस्कस आप लोग को ज्योग्राफी वाले पार्ट में बताऊंगा। यहाँ भी अपन केवल जीव विज्ञान की दृष्टि से बात कर रहे हैं। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? तो ये रहा आपका क्या हुआ, ये था आपका आदि सागर। अब देखिए मैं थोड़ा सा जीवन की उत्पत्ति की ओर जाता हूं, लेकिन एक बात बता दूं मैं, ये जो थ्योरी है, एक बुक है जिसे बोलते हैं द
ओरिजिन ऑफ लाइफ, द ओरिजिन ऑफ लाइफ। और ये पुस्तक किसकी है? ये पुस्तक है ए आई ओपेरिन की, ठीक है ना। ये राइटर है, इनकी पुस्तक है द ओरिजिन ऑफ लाइफ। इसके बारे में क्या दिया गया है, जीवन की उत्पत्ति के बारे में, वही आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बताऊंगा, ठीक है ना। तो देखिए होता क्या है, ठीक है ना, होता क्या है कि जो पृथ्वी में जीवन की उत्पत्ति हुई है, जो वास्तव में जो पृथ्वी में जीवन की उत्पत्ति माना जाता है, वो कार्बनिक पदार्थ के उत्विकास के कारण माना जाता है। याद रखना कि पृथ्वी में जीवन की उत्पत्ति है, इसके बारे में आपको बताने वाला हूं। लेकिन याद रखना कि जो पृथ्वी में जीवन की उत्पत्ति हुई है ना, जो पृथ्वी में जीवन की उत्पत्ति हुई है, तो इसका मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण है रासायनिक पदार्थ का उत्विकास। मतलब कि जो अपना जीवन बना है पृथ्वी के अंदर, जो जीवन की उत्पत्ति हुई है, वो रासायनिक पदार्थों के कारण ही हुई है। कैसे? देखिए हुआ क्या कि जब महाविस्फोटक सिद्धांत हुआ, तो महाविस्फोटक सिद्धांत के कारण जो छोटे छोटे पार्टिकल्स बाहर निकले, और पार्टिकल्स निकलने के साथ साथ वो जो आपके उससे कुछ एलिमेंट्स भी निकलते हैं। उसमें से जो सबसे पहला एलिमेंट्स जो निकलता है वो होता है हाइड्रोजन। याद रखना कि ब्रह्मांड में सबसे पहला कोई एलिमेंट्स आया है, वह एलिमेंट्स कौन होता है? हाइड्रोजन। और जब हाइड्रोजन और हाइड्रोजन आपस में मिल जाते हैं तो इससे बनता है हीलियम, ठीक है ना। क्या बना? हीलियम। और जैसे ही ब्रह्मांड के अंदर हीलियम का निर्माण होता है, तो ब्रह्मांड के अंदर ऊर्जा और प्रकाशमय हो जाता है, ठीक है ना। तो याद रखना है। और यही आज प्रक्रिया हाइड्रोजन और हाइड्रोजन से मिलकर हीलियम बनता है, यही प्रक्रिया आज सूर्य में भी होता है, इसीलिए सूर्य आज भी ऊर्जा और प्रकाश देता है, ठीक। ये चीजें याद रखिएगा। तो हुआ क्या कि जब देखिए, जब पृथ्वी का शुरुआत था, मतलब कि जब पृथ्वी का प्रारंभिक वातावरण था, तो याद रखिए यहां से समझना है, जब पृथ्वी का प्रारंभिक वातावरण था, मतलब जब पृथ्वी नई नई थी, है ना, पृथ्वी का जो प्रारंभिक वातावरण जब नई नई थी, इसका तापमान लगभग 3000 से 6000 डिग्री सेल्सियस था। कितना था? 3 से 6000 डिग्री सेल्सियस था। याद रखिएगा, जब पृथ्वी का शुरुआती दौरान था, जब पृथ्वी का निर्माण हुआ, तो मैंने बताया था कि पहले गर्म रहे होंगे, विस्फोट के बाद गर्म रहे होंगे, फिर समय के साथ साथ क्या होता गया? ठंडा होता गया, है ना। तो हुआ क्या कि जब पृथ्वी का शुरुआती दौर था, तो इसका टेम्परेचर लगभग 3 से 6000 डिग्री सेल्सियस था, ठीक। तो होता क्या था कि जो भी यहाँ क्या कहते हैं आपके एलिमेंट्स पाए जाएंगे, वो बहुत हल्के होंगे, क्योंकि गर्म चीजों में बहुत हल्के एलिमेंट्स होते हैं। दूसरा, ये स्वतंत्र रूप में होते होंगे। किस रूप में होंगे? स्वतंत्र रूप से होते हैं, क्योंकि जब गर्माहट के कारण से इनके जो अणुए होते हैं वो एक दूसरे से दूर रहते हैं, जिसके कारण से क्या होगा? स्वतंत्र रूप से रहेंगे। अब यहीं से आपको ये समझना है कि कौन कौन से ऐसे तत्व आप देख सकते हैं। हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन है, हीलियम है, नाइट्रोजन है, इस प्रकार से बहुत सारे तत्व आपके हो जाएंगे, है ना। आपका फास्फोरस है, सल्फर है, ये सब कैसे थे? स्वतंत्र रूप में ये तत्व पाए जाते थे। लेकिन नोट डाल के याद रखिएगा, नोट डाल के याद रखिएगा कि जो अपना ऑक्सीजन था, ये स्वतंत्र रूप में नहीं था, स्वतंत्र रूप में नहीं था। स्वतंत्र रूप में क्यों नहीं था? क्योंकि देखिए, स्वतंत्र रूप में नहीं था, क्यों नहीं था? क्योंकि यहाँ जो हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन की जो मात्रा थी वो भी अधिक थी, और साथ में ये अधिक क्रियाशील भी था। क्या था? अधिक क्रियाशील था, ठीक है ना, क्रियाशील था, जिसके कारण ये ऑक्सीजन के साथ क्या करता था? बंध बनाता था। ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ क्या करता था? बंध बनाता था। जिस हाइड्रोजन और किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। तो अब यहां से देखिए कि जिसके कारण से ही आपका क्या ही जल के रूप में पाया जाता है। तो कभी भी ऑक्सीजन याद रखना है कि जो अपना आदि वायुमंडल था, आदि वायुमंडल मतलब ये जिसमें हल्की गैसें वगैरह पाई जाती थी, उसमें ऑक्सीजन स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता था। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन की मात्रा अधिक होती थी, और हाइड्रोजन की जो मात्रा जब अधिक होती है, जिसके कारण से यह ऑक्सीजन से क्रिया करके इसको अपने साथ ही रखता था, ठीक है ना। अब एक बात और बता दूं मैं, भले ही ये जल था, लेकिन पृथ्वी इतनी गर्म थी, इतनी पृथ्वी ज्यादा गर्म थी कि ये जो जल है कभी नीचे नहीं आ पाए। जल की आवाज देखिए, पृथ्वी ज्यादा गर्म थी
गर्म में कभी जल रहेगा क्या? यदि गर्म में जल आएगा तो जल किसमें बन जाता है? जल वाष्प के रूप में बन जाता है। किसके रूप में बन जाता है? जल वाष्प के रूप में बन जाता है। मतलब कि जल हमेशा जल वाष्प के रूप में ऊपर ही तैरता रह गया। H2O जो है ऊपर ही तैरता रह गया जब तक कि पृथ्वी का टेम्परेचर नीचे नहीं आया। अब यहीं से याद रखिएगा, इसी प्रकार से जो आपका नाइट्रोजन है, क्या है? नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन भी दो बॉन्ड बनाकर हाइड्रोजन से क्रिया कर लिया और अमोनिया बन गया। क्या बन गया? अमोनिया बन गया। ठीक है ना? इस चीज को याद रखना है। क्या बन गया? अमोनिया बन गया। ठीक। अब देखिए आगे बात करता हूं मैं। अब क्या हुआ, जब धीरे 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 पृथ्वी का तापमान कम होता गया, कुछ समय होता गया, तो जब कम समय होता गया, तापमान भी कम होता गया, तो ये सब क्या होते हैं? पृथ्वी में आने लगते हैं। कहाँ लगते हैं? क्योंकि जब तापमान कम हुआ तो स्वाभाविक रूप से जल की जो बरसात है वो भी नीचे की ओर आने लगेगी। यह प्रक्रिया यहाँ से होता है। ठीक है ना? और जब ये प्रक्रिया होता है तो अब इसको थोड़ा सा मैं आगे डिस्क्रिप्शन से फिर बताता हूं, यहां एक वैज्ञानिक के थॉट के अनुसार से। ठीक, तो थोड़ा देखिए, जब पृथ्वी का तापमान कम हुआ तो जो भी, जैसे देखिए ये पृथ्वी था, जब पृथ्वी का तापमान ज्यादा था तो ये जो एलिमेंट्स थे, जैसे जल वाष्प है, अमोनिया है, हाइड्रोजन है, ये पृथ्वी के दूरियां थी, मतलब दूर था गर्म होने के कारण। ठीक है ना? लेकिन जैसे जैसे तापमान पृथ्वी का कम होता गया तो ये जितने भी तत्व थे, जितने भी तत्व थे पृथ्वी की ओर आकर्षित हुए। ठीक है ना? पृथ्वी की ओर आकर्षित हुए। तो याद रखना कि जब तापमान और ज्यादा कम हुआ, जब तापमान और ज्यादा कम हुआ तो जलवाष्प भी था ना, बताया था H2O। ठीक है ना? आपका क्या था? आपका अमोनिया भी था। ठीक है ना? जलवाष्प, अमोनिया और हाइड्रोजन और अन्य भी तत्व थे। अब ये जब क्या हुआ, जब तापमान बहुत कम हुआ तो ये सब मिलकर, ठीक, तो याद रखना है कि जब पृथ्वी का तापमान कम होता है, पृथ्वी का तापमान कम होगा तो आपको पता है जब पृथ्वी गर्म थी तो जितने भी एलिमेंट्स थे वो सब कहां थे? ऊपर थे, जैसे जल वाष्प, हाइड्रोजन, अमोनिया। लेकिन जब पृथ्वी का तापमान कम होता है तो होता क्या है कि जो आपका जल वाष्प था, आपका हाइड्रोजन था और आपका अमोनिया था, ये सब क्या हो जाते हैं? मिल जाते हैं। पृथ्वी का तापमान कम होने से ये तीनों मिलकर पृथ्वी की ओर आकर्षित होते हैं। क्या होते हैं? आकर्षित होते हैं। और आकर्षित होने के बाद यह पृथ्वी में क्या बनाते हैं? अमोनिया एसिड बनाते हैं, सॉरी अमीनो एसिड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? अमीनो एसिड का निर्माण करते हैं। ठीक है ना? साथ में आपका वसीय अम्ल जैसे का निर्माण करते हैं, वसीय अम्ल का निर्माण करते हैं। साधारण आपका, साधारण जो है आपका सरल, जो आप इस तरह से बोल सकते हैं, सरल शर्करा, ये शक्कर का निर्माण करते हैं, मतलब ग्लूकोज का वगैरह का निर्माण करते हैं। अब देखिए ये बात का जो आपका परिकल्पना किसने की कि जब पृथ्वी का तापमान कम हुआ तो जो भी ऊपर फैले हुए तत्व थे, जैसे जल वाष्प, हाइड्रोजन, अमोनिया, ये मिलके पृथ्वी की ओर आकर्षित होते हैं और साथ में इनके मिलने से अमोनिया एसिड, वसीय अम्ल एवं शक्कर का निर्माण, सरल शक्करों का निर्माण होता है। तो याद रखिएगा एक वैज्ञानिक होते हैं स्टेनले मिलर। कौन है? स्टेनले मिलर। ठीक है ना? अब ये जो स्टेनले मिलर ने बताया, इनकी जो परिकल्पना है 1955 में, कब थी उनकी परिकल्पना? 1955 में इन्होंने दिया। इन्होंने जिस टाइम पे ये जीवन की उत्पत्ति हुई थी उसी प्रकार का उन्होंने अपने लैब में एक परिवेश बनाया और ऊर्जा की उपस्थिति में, और ऊर्जा की उपस्थिति में, ऊर्जा की उपस्थिति में इन्होंने क्या किया? तो ऊर्जा की उपस्थिति में हाइड्रोजन,
जल वाष्प और अमोनिया को इन्होंने क्या कर दिया, मिला दिया। क्या कर दिया, मिला दिया। तो होता क्या है, जब मिलाया और इसमें विद्युत धारा को प्रवाहित किए, तो विद्युत धारा प्रवाहित करने के बाद इन्हें एक लाल तरल पदार्थ प्राप्त हुआ। और वही लाल तरल पदार्थ जो है वो आपका क्या कहलाते थे, ये आपके अमीनो एसिड साथ में वसीय अम्ल और आपका सरल शक्कर का निर्माण हुआ। तो इन्होंने जो स्टैनली मिलर साहब जी थे, उन्होंने बताया कि जब पृथ्वी का तापमान कम हुआ तो पृथ्वी के अंतर्गत इन चीजों का निर्माण किस प्रकार से हुआ, इन चीजों का विकास किस प्रकार से हुआ। ठीक है ना। तो ये हो गई आपकी कार्बनिक चीजों की जो एक निर्माण हुआ था। अब होता क्या है, अब इसके बाद नेक्स्ट आपको याद रखना है, इसके बाद याद रखना है आपको कि जो ये कार्बनिक यौगिक की इकाई थी, है ना, कार्बनिक ये यौगिक थे, ये कार्बनिक यौगिक के जो क्या है, इकाई हैं। तो याद रखना यहां से कि जो कार्बनिक यौगिक के इकाइयों ने परस्पर संयोग करके, ये जो मैंने बताया था अमीनो एसिड था, शर्करा था, है ना, ये सब क्या है, कार्बनिक यौगिक की इकाई हैं। तो जब कार्बनिक यौगिक की इकाई आपस में मिल गए, क्या हो गए, आपस में मिल गए, तो किसका निर्माण हुआ, तो इनसे जटिल कार्बनिक यौगिक के बहुलक का निर्माण हुआ। याद रखना, जटिल कार्बनिक यौगिक के बहुलक प्रोटीन, किसका, प्रोटीन का निर्माण हुआ। बात समझ में आई ना। तो ये मैंने आप लोगों को एक डिस्कस बताया कि पृथ्वी का निर्माण किस प्रकार से हुआ और पृथ्वी में क्या क्या संरचनाएं हुई, किस प्रकार से इसका एक समय में परिवर्तन होता गया, परिवर्तन के साथ साथ अन्य रासायनिक प्रक्रियाएं हुई, और इन रासायनिक प्रक्रियाओं के दौरान जो अंतिम में जटिल जो आपका कार्बनिक जो बहुलक होता है, यौगिक है, वह हो जाता है प्रोटीन। क्यों, क्योंकि 20 प्रकार के अमीनो अम्ल से मिलकर क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। बात समझ में आई ना। और मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में बताया था कि जो हमारे जीवन का जो साइकिल होता है, एक स्टेप होता है, वो किस प्रकार से होता है। तो मैंने बताया था कि प्रोटीन से मिलके बनती है सेल, और सेल से मिलके जो आपका बनता है आपका टिश्यूज, और टिश्यू से मिलके आपका बनता है ऑर्गन, और ऑर्गन से जो मिलके बनता है ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से मिलके बनता है बॉडी। ये मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में बताया था। तो यहां से आपका बना प्रोटीन। अब प्रोटीन के बाद क्या होता है, प्रोटीन के बाद क्या होता है कि प्रोटीन के बाद एक कोशिकी, सॉरी, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि एक कोशिका का निर्माण हुआ, और ये कोशिका किस प्रकार की कोशिका थी, ये कोशिका किस प्रकार से थी, ये कोशिका थी प्रोकैरियोटिक कोशिका थी। प्रोकैरियोटिक कोशिका का आप तात्पर्य समझ सकते हैं, पुरानी कोशिकाएं। ठीक है ना। अब जब कोशिका का निर्माण हो गया तो इसका मतलब ये है कि जीवन का निर्माण हो चुका। और यहां से प्रोकैरियोटिक कोशिका से जो सबसे पहले इस पृथ्वी के अंतर्गत जो जीव का निर्माण हुआ, वह जीव कहलाता है आपका साइनोबैक्टीरिया। क्या है, साइनोबैक्टीरिया। इसी को अपन लोग बोलते हैं नीली हरित शैवाल। ठीक है ना। तो याद रखना कि पृथ्वी के अंतर्गत सबसे पहले किस जीव का निर्माण हुआ था, तो वह हुआ था साइनोबैक्टीरिया या नीली हरित शैवाल का निर्माण हुआ था, जो कि एक जल के अंदर निर्माण हुआ था, जलीय जीव। क्योंकि मैंने पहले आप लोग बताया कि पृथ्वी के अंदर आज से 3.8 अरब वर्ष पूर्व जीवन की उत्पत्ति आदि महासागर में हुई थी। तो इसी जीव की जीवन की उत्पत्ति आदि महासागर के में हुई थी। कब हुई थी, आज से 3.8 वर्ष पूर्व। किस काल में, आर्कियन काल में।
बात समझ में आई। अब मैं आप लोग को बताऊं कि अब मैंने बताया था कि इस जब पृथ्वी का शुरुआती दौरान था उस टाइम पे यहाँ का जो टेम्परेचर लगभग 3000 से 6000 डिग्री सेल्सियस के टाइप में था। उस टाइम पे जितने भी तत्व थे सारे तत्व स्वतंत्र अवस्था में हल्के तत्व पाए जाते थे, लेकिन आपका ऑक्सीजन ऐसा था कि जो आदि वायुमंडल में स्वतंत्र अवस्था में नहीं था। लेकिन जब मैं बात करूंगा कि जो स्वतंत्र ऑक्सीजन का निर्माण होता है वो कहां से होता है, याद रखिएगा ये जो शैवाल था, जब शैवाल अपनी ऊर्जा को संपूर्ण करता है तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा होता है, और प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से ये O2 मुक्त करता है। तो याद रखना कि पृथ्वी में यदि ऑक्सीजन की उत्पत्ति का जनक यदि किसे माना जाता है तो इसे माना जाता है, किसे माना जाता है, नीली हरित शैवाल के द्वारा माना जाता है। ठीक, फिर इसके आगे वही आपके किसका निर्माण होता है, लार्वा का निर्माण होता है। लार्वा के बाद आपके रीढ़ विहीन मछलियों का निर्माण होता है। मछलियों के बाद आपके संपूर्ण आधुनिक मछलियों का निर्माण होता है। फिर वह मछलियां स्थल मंडल में जाती हैं जिससे उभयचर का निर्माण होता है, जो जल और थल दोनों में रहते हैं। इसके पश्चात जो उभयचर होते हैं तो सरकने का काम अर्थात स्थल मंडल में चलने का काम करते हैं, जिससे सरीसृप का निर्माण होता है। और सरीसृप के पश्चात आपका मैमिलिया मतलब कि स्तनधारी और पक्षी वर्ग का निर्माण होता है। ठीक है ना, ये साइकिलिंग आपकी इस प्रकार से है। तो ये आपके जीवन की उत्पत्ति का एक मैंने कॉन्सेप्ट बताया। यहाँ से कई प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, इस चीज को आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। ठीक है ना, देखिए जो मैंने आप लोगों को पीडीएफ के लिए बोला वो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर पीडीएफ की लिंक डली हुई है, आप लोग उसे जाकर वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और आपके क्या कहते हैं वो उन्हें आप लोग लर्न कर सकते हैं। ठीक, देखिए मैं एक एक चीजों को बेसिक तरीके से समझाऊंगा, ऐसा नहीं है कि जो इंपॉर्टेंट है उसको, क्योंकि आज का जो कंपटीशन है बहुत ही हाई है, जिसमें से आपको छोटी छोटी बातों को लेकर ही चलना पड़ेगा। ठीक है ना, मैंने पहले बताया था कि मैं पूरा एनसीईआरटी वेस्ट एवं जीरो से लेके हाई लेवल तक के एग्जामों का पूरी तरह से कवर कर रहा, चाहे वो यूपीएससी का प्री हो या किसी प्रकार से एग्जाम हो। ठीक, ये रहा आपका आज की थोड़ा सा मैंने आप लोगों को डिस्कस किया। तो यदि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया करके इसको लाइक करिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। किसी प्रकार से यदि कोई डाउटेड होता है उसे आप कमेंट बॉक्स पर कमेंट करिएगा। धन्यवाद।